हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर मुगल्स के बारे में, जहां से हम एंटर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक टाइम पे जो इतना बड़ा एम्पायर हुआ करता था, मुगल एम्पायर, वो डिक्लाइन में चला जाएगा। हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स को जानेंगे और समझेंगे। जैसे मैं आपके सामने बात करूं तो कैसे ये काम करेंगे। दूसरा पॉइंट, इनके काम का फायदा उठाया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और वो अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करेगी। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगी उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे मुगल एम्पायर, जो एक टाइम पे इतना बड़ा एम्पायर चलाते थे, जिनके हुकूमत चलती थी, वो पेंशन पे चले जाएंगे। कैसे जाएंगे वो। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इनको पूरी तरीके से इनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा इंडिया से और इनको बाहर भेजा जाएगा बर्मा। इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके कंटेम्प्ररी, देखो ये सेंट्रल अथॉरिटी है, इसके कंटेम्प्ररी और बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स होंगे, उनको समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं लेटर मुगल्स। अगर यदि मैं बात करूं इनके टाइम पीरियड की, तो इनका जो पीरियड हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 1707 टू 1857। इस पीरियड में हमें ये रूल करते हुए नजर आएंगे, जिसमें बहुत सारे रूलर्स आएंगे, 10, 11, 12, बहुत सारे रूलर्स आएंगे इसमें। लेकिन अब पहले इधर फोकस कीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पहले इसके की पॉइंट्स देखते हैं, समझते हैं इनके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिर उनको बाद में इंप्लीमेंट करेंगे हर रूलर पे। ठीक है, देखो तो पहला हमारे पास में पीरियड ये है। दूसरा पॉइंट, अगर यदि हम किसी भी फॉरेन ऑथर की बात करते हैं तो फॉरेन ऑथर्स इस टाइम पीरियड को, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को डार्क एज डिबेट कहते हैं। वो कहते हैं ये एक्चुअल में कोई डिबेट है ही नहीं, डार्क एज डिबेट है। अब अगर यदि सोचा जाए उनके पॉइंट से कि आखिर ये डार्क एज क्यों बोलते हैं, किस वजह से बोलते हैं इसे, तो उसके पीछे रीजन है। पहला तो वो कहते हैं पॉलिटिकल, चलो मान लेते हैं, देखते हैं, अभी एक एक पॉइंट को देखेंगे और समझेंगे कि क्यों बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, आखिर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। वो दूसरा पॉइंट लेके कहते हैं इकोनॉमिक फैक्टर को लेके। तीसरा पॉइंट वो कहते हैं सोशली अगर हम बात करें तो इस वजह से। और चौथा पॉइंट कहते हैं कल्चरली, आखिर क्यों। देखो सबसे पहला जो इनका पॉइंट है पॉलिटिकल, वो कहते हैं कि पॉलिटिकली सबसे ज्यादा डार्क एज अगर हम माने तो ये बहुत बड़ा डार्क एज है। डिबेट अगर यदि इस पे की जाए तो वो है क्यों, क्योंकि यहां पे इस टाइम में एक तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी, एक्चुअल में जो सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए वो स्ट्रांग नहीं है। सेंट्रल अथॉरिटी जो होनी चाहिए वो स्ट्रांग नहीं है कि एक पावर होनी चाहिए जिसके अंडर डिफरेंट रूल करने वाले लोग हो। यहां सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रांग है ही नहीं। जबकि हम इनसे पहले के रूलर्स को देखें तो वो बहुत स्ट्रांग होते थे, उन्होंने जो बोल दिया वही पूरे की पूरे एम्पायर पे रूल चलता था। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट ये देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पे इतने टुकड़े हो रखे हैं, पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड है, इतने पार्ट्स हैं जिसको समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसी तरीके से ये कहते हैं इकोनॉमिकली यहां पे इतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं है। देखो अब इस पॉइंट को समझना, चलो इस पॉइंट पे तो हमने मान लिया कि पॉलिटिकली हम वीक थे, मान लेते इस पॉइंट को कि चलो इसकी वजह से हम डार्क एज बोले, ठीक है। लेकिन क्या इकोनॉमिकली, वो कह रहे हैं इकोनॉमी यहां पे बहुत ज्यादा कमजोर है। अब अगर इस बात पे डिबेट करें या इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि क्या एक्चुअल में ऐसा था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बेसिस पे तो हम कह ही नहीं सकते कि हम इकोनॉमिकली वीक है। कैसे, देखो भाई इस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले हम उन्हीं की बात कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस टाइम पीरियड पे 100 करोड़, 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाने लग रही है। फिर कैसे हुए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है ये एक पॉइंट नहीं भी मानते हो। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इस टाइम में इतने स्कूल्स
एजुकेशन का पॉइंट देखें तो इतने स्कूल चले हुए हैं, वो कैसे चल रहे हैं? ठीक है, और पॉइंट देखते हैं। यहां पे हमें फॉरेन इन्वेजन्स देखने को मिलते हैं, नादिर शाह का अटैक देखने को मिलते हैं, अहमद शाह अब्दाली का अटैक देखने को मिलते हैं। तो फिर आखिर ये अटैक हुआ तो इस टाइम में इन्होंने खूब लूटपाट मचाए, खूब लूटपाट की, खूब लूट के ले गए। तो फिर वो कैसे लेके गए? कोहिनूर का हीरा कैसे लेके गए? अगर यहां पे इकोनॉमी इतनी वीक थी तो वो क्यों लूटपाट करने आ रहे हैं? ऐसा कोई घर देखा है जिसमें कुछ सामान ही नहीं और फिर भी चोरी हो रही है? खाली घर है और उसके बाद चोरी हो रही है उसमें, ऐसा कहां से आ गया? चलो कोई नहीं है। अगर हम देखें तो उस टाइम में कंस्ट्रक्शन वर्क्स, इतने कंस्ट्रक्शन वर्क हो रखे हैं, जैसे जंतर मंतर की बात करें, बहुत सारे हैं, लाल किला है, इतने सारे रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। वो कैसे बने फिर? अगर इकोनॉमी इतनी वीक थी तो वो कहां से बने? तो इस पॉइंट पे हम ये नहीं कह सकते कि ये डार्क एज है। इकोनॉमी तो इंडिया की बहुत स्ट्रांग है, पॉइंट क्लियर है। आप कैसे लूटने लग रहे थे उस टाइम में? तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे वो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे इकोनॉमी वीक थी तो इसलिए इसको डार्क एज बोल रहे हैं। अगर बात करें सोशली तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे सती सिस्टम हुआ करता था। हाँ, ये मान लेते हैं कि इस वजह से कि चलो ठीक है, ये कुछ एविल्स है, कुछ बुराइयां है जो सोसाइटी में देखने को मिलती है जहां पे सती सिस्टम चल रहा है। ठीक है, मानते हैं, इस बेसिस पे कहा जाए, कोई बात नहीं। अगर हम बात करें कल्चरली तो कल्चरली कह रहे हैं कि डिक्लाइन फेज जा रहा है, यहाँ पे कल्चर ऐसा है ही नहीं। तो ऐसा कौन सा पॉइंट हो गया कि जो कह रहा है कि कल्चर यहाँ पे है ही नहीं? यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो इंडिया का कल्चर बहुत स्ट्रांग था, फिर भी ये कहते हैं कि नहीं ये डार्क एज है। तो ये कोई पॉइंट नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए फॉरेन ऑथर्स इसे डार्क एज डिबेट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूं कि आखिर इनका डिक्लाइन में जाने का रीजन क्या है, हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये इतने डिक्लाइन में गए कैसे? जो एक टाइम में इतने बड़ा एम्पायर हुआ करता था उसका डिक्लाइन में जाने का रीजन क्या है और क्यों है? तो उसके पीछे रीजन है, सबसे पहला पॉइंट तो हम देखें कि यहां पे रूलर जिसका वीक होना, रूलर बहुत वीक है, रूलर स्ट्रांग नहीं है। जबकि रूलर के साथ अगर हम देखें किंग मेकर, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहां पे ये एक ऐसा फेज है जिसमें रूलर बहुत कमजोर है, रूलर को बनाने वाला जो किंग मेकर है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वैल्यू है उसकी। ठीक है, अब आप एक बात सोच के देखिए, रूलर कुछ भी बोले उससे पहले उसे बनाने वाला एक बगल में बैठा है मंत्री, वो कहता है ऐसा होना चाहिए, तो राजा कहता है हाँ ठीक है, मंत्री ने बोल दिया ऐसा होना चाहिए तो चलो ऐसा कर देते हैं। जबकि पहले क्या था? उल्टा था। जो रूलर ने बोल दिया कि ये पॉइंट होगा तो होगा, भले ही मंत्री कुछ भी बोले। यहां उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इन रूलर्स का वो ये कि इनकी खुद की पीस, इनको खुद का सेटिस्फैक्शन, ये खुश हो रहे हैं किसमें? 3W में। इनके पास में पैसा है, वेल्थ है, वाइन है और तीसरी चीज विमेन है, ये इसमें खुश हो रहे हैं। ये इस पॉइंट में खुश हो रहे हैं कि हमारे पास में ये सब है, हमें बस खुशी मिल रही है और इसी के लिए उन्हें एम्पायर से कोई लेना देना नहीं है, क्या चल रहा है क्या हो रहा है, वो इस चीज को लेके खुश हो रहे हैं। ठीक है, क्या? वाइन, विमेन एंड वेल्थ। ठीक है, बस इस चीज को देखे जा रहे हो। पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट अगर यदि हम बात करें तो हमारे पास में देखने को मिलते हैं छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स का उठना, रीजनल किंगडम्स डेवलप होना। अब रीजनल किंगडम्स का डेवलप होना, छोटे छोटे एम्पायर्स बनना जहां से फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, सभी के सभी अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे को ये करना है, एक दूसरे के साथ में किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रखना। ये सब चीजें इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास में ये डिक्लाइन फेज में जाने लग रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम फोर्थ पॉइंट देखें तो फॉरेन इन्वेजन्स, फॉरेन इन्वेजन्स बहुत होते हैं इस टाइम में, इतने फॉरेन इन्वेजन्स किए
जैसे नादिर शाह का अटैक होता है, नादिर शाह ने, जैसे अहमद शाह अब्दली ने, अहमद शाह अब्दली, ठीक है, इन्होंने अटैक्स किए, इन्वेड किया इंडिया को, ठीक है। उसी तरीके से इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि हमारे पास यहां पे देखने को मिलेगा बहुत सारे वॉर, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, जैसे बैटल ऑफ बक्सर, जैसे बैटल ऑफ पानीपत एंड सो ऑन। बाद में हम ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे, वो किस तरह से एनेक्सेशन करेगी, इन सब को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको मिला के देखा जाता है कि इनका फेज कैसे डिक्लाइन में जा रहा है। साथ में अगर हम यहां पे देखें तो इनके जो एम्पायर में लोग बैठे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। यहां पे ईरानी भी देखने को मिलेंगे, इनके कोर्ट में ईरानी पीपल भी बैठे हैं, इनके कोर्ट में तुरानी भी बैठे हैं, इनके कोर्ट में हम देखें तो हिंदुस्तानी भी बैठे, हिंदुस्तानी भी बैठे, इनके कोर्ट में हम देखते हैं तो अफगान्स भी बैठे हैं। ये सब के सब इनके कोर्ट में बैठे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग यहां पे बैठे हैं। ये सारे के सारे, कोई सी है, कोई सुन्नी है, कोई हिंदू है, जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगातार, क्योंकि एक दूसरे को देख के वो डाउन करने की कोशिश करेंगे कि इनको डाउन कैसे किया जाए और अपना डोमिनेंस कैसे क्रिएट किया जाए, ठीक है। तो इस वजह से भी हम देखते हैं इनके डिक्लाइन फेज का कारण बनते हैं ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। पॉइंट क्लियर एकदम। तो यहां से हम समझेंगे एक एक रूलर को और उनकी कहानियों को कि आखिर वो किस तरीके से अपना डोमिनेंस बनाएंगे, किस तरह से वो अपने पूरे एम्पायर को डिक्लाइन में ले जाएंगे। इसे हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको दिमाग में रखना है आपके। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में यहां पे 1707 वो पीरियड है जहां पे औरंगजेब की डेथ हो जाती है, ठीक है। 1707 वो पीरियड है जब औरंगजेब की डेथ होती है, और औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ, और इसकी डेथ के बाद यहां पॉइंट आ गया कि आखिर रूलर कौन बनेगा, किसको बनाया जाए रूलर, ठीक है। तो इसके एक्चुअल में 4 बेटे हैं, ठीक है। एक अकबर II था जिसने औरंगजेब के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था और उसको वहीं पे पनिश कर दिया था, औरंगजेब ने मार दिया था। तो एक तो खत्म हो चुका है पहले ही। अब यहां पे ये बोला गया कि भाई अब हम में से रूलर कौन बनेगा, तो यहां पे निकल के आया बहादुर शाह। बहादुर शाह ये एक्चुअल में 65 ईयर्स ओल्ड है, 65 साल का बूढ़ा आदमी है, लेकिन इसने कहा कि मुझे रूलर बनना चाहिए। लेकिन अगर रूलर बनना है तो ऑब्वियस है इसके बगल में इसके भाई बैठे हैं, ठीक है। तो वो कहेंगे कि मेरे को रूलर बनना है, मेरे को रूलर बनना है। तो इनको जब तक हटा नहीं देगा, साइड लाइन नहीं कर देगा, तब तक ये रूलर नहीं बन सकता। अब साइड लाइन करने के लिए अकेला तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि खुद 65 साल का है। ऐसा भी नहीं है कि ये इतना जवान है, तो ये कहेगा कि मेरे को रूलर बनना है तो मेरी कोई ना कोई तो हेल्प करे। तो इसको हेल्प करने के लिए यहां पे आता है एक बंदा, दैट इज नोन एज असद खान। कौन आता है? असद खान। ये कहता है कि टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं, आपकी हेल्प करूंगा, आपको रूलर बनना है, मैं बनवाऊंगा आपको रूलर। अब ध्यान से सुनना, असद खान कौन है? ये एक्चुअल में फादर है जुल्फिकार खान, जुल्फिकार खान। ये किनके फादर हैं? जुल्फिकार खान के। असद खान जुल्फिकार खान के फादर है। अब जुल्फिकार खान के जो फादर हैं, तो ऑब्वियस है किसके हाथ में पावर चली जाएगी? जुल्फिकार के, क्योंकि इन्होंने इसकी हेल्प की है, तो फाइनली इनके हाथ में पावर आ जाएगी। ये कहेंगे कि भाई देखो मैंने हेल्प की है, मेरे फादर ने हेल्प की है, तो जो उनका है वो मेरा है, ठीक है। तो मेरे को वजीर बनाया जाए, ठीक है। तो ये इनके यहां पे वजीर बन जाएंगे। अब जो भी डिसीजन होगा, जो भी फैसला लिया जाएगा, बहादुर शाह जो भी काम करेगा वो इनसे पूछ के करेगा
कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को किस तरीके से करना चाहिए, उस सब में इंटरफेरेंस, या मैं ये कहूं डिसीजन में जो भी फैसला लिया जाएगा उसमें सारे का सारा इनका फैसला होगा। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि बनाने वाले कौन है? बनाने वाले तो यही है, तो इनकी हेल्प ली जाएगी इसके द्वारा। ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम। तो यहां पे हमारे पास में ये क्या कोशिश करेंगे कि ये सारे वो काम करें जिनसे इनको सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, और राजा को ये चलाने की कोशिश करेंगे। तो यहां से बहादुर शाह ने जैसे ही अपने एम्पायर को संभालने की कोशिश की या शुरुआत की, तो ये पहुंच जाते जुल्फिकार के पास कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए, हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या करें हम एम्पायर में कि जिसकी वजह से हमारा एम्पायर बड़ा हो। ठीक है, तो ये कोई ऐसा काम करेगा जो इसके अनफेवरेबल हो, इसके फेवर का ना हो, तो ये सारे काम वही करेगा। तो यहां पे इन्होंने सबसे पहले सजेशन दिया कि देखो आप एक काम कीजिए, आप रूलर बने हो, बहुत अच्छी बात है, आपको पहले तो बधाई हो। आप ऐसे काम कीजिए जिससे आपकी जो प्रजा है, जो लोग हैं, वो खुश हो। बोले वो खुश होने का मतलब क्या है? वो खुश होने का मतलब है कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं, जो आपके अगेंस्ट में है, आप उनको खुश करो। बोले वो कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं क्योंकि आपके फादर साहब ने क्या कर रखा है, आपके वालिद साहब जो थे उन्होंने जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे जमीन ले रखी है, उनके हाथ बिल्कुल काट रखे हैं। आप उनको वापस से जमीन लौटा दो। आप उन लोगों को, जो लोग आपके अपोजिशन में हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके पास उनकी मालिकाना हक नहीं है, आप उनकी जमीन वापस दे दीजिए, लैंड ग्रांट कर दो। तो ऑब्वियस है जो लोग आपके अपोजिशन में है, जब उनको जमीन मिल जाएगी वो मालिक हो जाएंगे, तो वो आपके फेवर में आ जाएंगे, वो आपसे खुश हो जाएंगे। तो आप उनकी हेल्प करो ताकि लोग आपसे खुश हो। बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने ये तो बहुत अच्छा सजेशन दिया। तो वो इसके ऊपर इनको सभी को, जितने भी मिनिस्टर्स इसके बैठे हुए हैं, उन सभी को वो लैंड ग्रांट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर दोबारा से पहुंचे, देखिए हमने ये काम कर दिया जुल्फिकार खान, अब बताइए अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, अब हमें और क्या करना चाहिए। तो बोले देखो आपके फादर ने बहुत सारी जगह ऐसे थी जहां पे रिलेशंस खराब कर रखे हैं, डिस्ट्रॉय कर रखे हैं, आप उन रिलेशंस को सुधारने की कोशिश करो। बोल जैसे जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूं, कुछ जाट है, कुछ बुंदेलाज हैं, उनको उन्होंने सप्रेस कर रखा है, उनको पकड़ के रखा है। मतलब एक तरीके से हम ये कहते हैं कि उनके साथ आपके फादर ने रिलेशंस इतने अच्छे नहीं बना रखे थे। आप इनसे रिलेशन बेटर कीजिए ताकि जब ये लोग अपना काम करेंगे तो आपको इनके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो ये बहुत आराम से आपकी भी हेल्प करेंगे। बोले हाँ बात तो आप ठीक कह रहे हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? बोले ये लोग चाहते हैं इंडिपेंडेंस, ये चाहते हैं फ्रीडम, फ्रीडम चाहते हैं, ये आपके बंधनों में नहीं रहना चाहते। आप इनको फ्री कीजिए, जब ये फ्री होना चाहते हैं तो आप फ्री कर दो। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाओ बुंदेलाज को फ्री कर दो, जाओ जाटों को फ्री कर दो। ये बुंदेला वही है जहां से आपको मस्तानी देखने को मिलेगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? ठीक है, फिर उसके बाद फिर दोबारा से अब ये बैठ के फिर सोच रहे हैं कि मुझे एम्पायर में और क्या काम करने चाहिए और क्या अच्छा मतलब जिससे हम अपने एम्पायर को आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमें और क्या अलग काम करना चाहिए। तो ये फिर पहुंच गया जुल्फिकार के पास। जुल्फिकार देखिए हमने 2 काम आपने बताए वो हमने कर दिए, अब और क्या अगला स्टेप होना चाहिए हमारा, क्या करना चाहिए? आप तो बहुत अच्छे नॉलेज वाले बंदे हो, तो आप बताइए हमें, देखे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में उसने कहा देखो एक जगह और है जहां से आपको रिलेशंस बेटर करने हैं, और वो रिलेशन बेटर करने के लिए है मराठास। मराठास क्योंकि इस टाइम में मराठास अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, उभारने की कोशिश करेंगे, राइज करने की कोशिश करेंगे। तो कह रहे हैं कि मराठास के साथ में हम किस तरीके से अपने आप को रिलेशंस बेटर कर सकते हैं। बोले है आपके पास में एक पॉइंट जहां पे आपके फादर ने रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर रखा है मराठास से, आप उनको इंप्रूव कीजिए। आखिर कैसे? तो इन्होंने कहा कि इसके पीछे है साहूजी। साहूजी, साहूजी ये कौन है? बोले ये शिवाजी महाराज के पोते हैं, जो कि आपके फादर ने इनको अरेस्ट कर रखा है,
प्रिजन में डाल रखे हैं, प्रिजनर है ये आपके यहाँ पे, आप इनको फ्री कीजिए, आप इनको फ्री कीजिए। देखो जब इनको फ्री करने की बात आई तो एक्चुअल में तो उन्होंने जो थॉट प्रोसेस लगाया था वो लगाया था कि जब साहू जी छूट जाएंगे तो मराठाज में जाके कोलिजन हो जाएगा, आपस में ही जो गद्दी है उसके लिए लड़ाई करते करते आपस में कट कट के मर जाएंगे। थॉट प्रोसेस तो ये लगा के इसको फ्री किया गया था, लेकिन एक्चुअल में हो गया उल्टा। ठीक है, वो हम मराठास पढ़ेंगे तब वहां पे समझेंगे। तो इन्होंने कहा कि देखो जब आप साहू जी को छोड़ दोगे तो साहू जी जाके वहां पे अपने आप को एज ए रूलर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, तो ये अपने आप ही कट के मर जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे और लाठी भी ना टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। एक तरीके से ये थॉट प्रोसेस लगा के इन्होंने सोचा था, लेकिन बाद में उल्टा होगा, मराठा डोमिनेट करेंगे, कैसे करेंगे वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। उसके बाद फिर पहुंच गया, लो जी हमने ये भी कर दिया, साहू जी को फ्री कर दिए, अब बताओ अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। फिर इन्होंने लास्ट में बोला कि देखो एक है सिख एम्पायर, ठीक है, सिख एम्पायर जो पंजाब वाले रीजन में है, ठीक है, वो पहले रिलीजियस था, ये हमारे पास में रिलीजियस पॉइंट चल रहा था, इसको पॉलिटिकल पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया गया, पॉलिटिकल पॉइंट में बाय गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हुए, उन्होंने इसको रिलीजियस से पॉलिटिकल पॉइंट पे ले आए। ठीक है, कि हमें लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है, खालसा बना के। तो इन्होंने यहां पे हुआ क्या कि गुरु गोविंद सिंह, उनकी 1707 में उनकी भी डेथ हो जाती है, लेकिन वो अपने पीछे बंदे को अपॉइंट करके गए थे, दैट इज बंदा बहादुर। बंदा बहादुर कि ये अब संभालेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपने एम्पायर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हर चीज को संभालने की कोशिश करेंगे, मैं अपना उत्तराधिकारी इनको बना के जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे जो पहले एक रिलीजियस पॉइंट होता था वो पॉलिटिकल पॉइंट में आ गया है। तो ये भी एक नई इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आगे चल के करेंगे। तो ये भी एक पॉइंट है जो निकल के आ रहा है। बोले आप इनसे रिलेशंस बेटर कीजिए, आप इनको भी ध्यान रखो। क्यों इनको ध्यान रखना, क्योंकि पंजाब है वो नॉर्थ वाले पार्ट में है, वहां से हमारे पास में क्या होगा, अटैक्स जो फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे हैं वो सारे के सारे उसी रास्ते से होंगे। हम देखेंगे अभी चल के कि आखिर फॉरेन इन्वेजन्स क्यों हुए, उनके पीछे भी हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे। तो इनसे भी अपना रिलेशन बेटर कीजिए, इनको संभाल के रखिए। कुछ इस तरीके का पॉइंट हमें देखने को मिलता है किसके टाइम में, बहादुर शाह के टाइम में। पॉइंट क्लियर। एक पॉइंट हमें यहां से समझ में आता है, वो इतने सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें किसके कहने पे कर रहे हैं, जुल्फिकार खान के। मतलब किंग मेकर कौन है, जुल्फिकार खान। एक्चुअल में बहादुर शाह को कुछ खबर ही नहीं है कि क्या चल रहा है उसके एम्पायर में, उसे ये पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किसको मैं डोमिनेट करूं, किसको नहीं करूं। ये सब चीजें जो जुल्फिकार खान कहे जा रहा है वही चीज किए जा रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट क्लियर है कि यहाँ पे एक यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑथर हुए, दैट इज नोन एज खफी खान। खफी खान, इन्होंने इनको एक टाइटल दिया, या टाइटल कह दूं या फिर इन्होंने लिखा शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा रूलर है जिसको पता ही नहीं है, जिसको ये मतलब ही नहीं है कि उसके एम्पायर में क्या चल रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ इतना पता है कि मुझे क्या करना है, वो भी अपने मिनिस्टर से पूछ के कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर। ये कहां पे लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी एक बुक है दैट इज मुंतकवी ए लुबाब। उनकी एक बुक है मुंतकवी ए लुबाब, उस बुक में इनका ये टाइटल लिखा हुआ है, तो आप यहां पे देख सकते हो। पॉइंट क्लियर। पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारे पास है बहादुर शाह। अब ये सारी चीजें होती रहती हैं, क्योंकि ये एज्ड है तो इनकी डेथ हो जाती है,
डेथ हो जाती है तो फिर वही पॉइंट आ जाते हैं कि भाई अब किसको रूलर बनाया जाए। तो इनके बेटे बैठे हैं, बहादुर शाह के बेटे बैठे हैं, दैट इज नॉन एज, दैट इज, नेक्स्ट है हमारे पास में सेकेंड रूलर है हमारे पास में, दैट इज जहानदार शाह, जहानदार शाह, जो कि बहादुर शाह के डेथ के बाद जो कि इनके बेटे हैं, दैट इज जहानदार शाह। ठीक है, कब आते हैं ये? 12 में आते हैं, 1712। ठीक है, अगर यदि हम इनका टाइम पीरियड देखें तो ये 1712 में आते हैं। ठीक है, ये ज्यादा लंबे टाइम तक तो रूल नहीं कर पाते, 1713 में इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन होता क्या है या किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि इनको बनाने वाला कौन है? वही सेम चीज, जुल्फिकार, जुल्फिकार है। तो डोमिनेट भी करेंगे, पावर भी अपनी शो करेंगे। अब इसके सामने क्या पॉइंट है? इसके सामने पॉइंट ये है कि भाई मेरे को एम्पायर में फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रहा है। ये कह रहे हैं कि मुझे फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। अब इनसे पूछा गया कि भाई आप कैसे करोगे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग अपने आप को? ठीक है, आपने सोच लिया कि फाइनेंशियल हमें डेवलप करना है अपने आप को, कैसे? तो इसने कहा कि जो जागीर हमारे फादर साहब ने बांट रखी है लोगों को या मिनिस्टर्स को, उनको मैं वापस लेता हूं, उनको हम वापस लेते हैं। जो जागीर दे रखी है उसे वापस लेते हैं। अब आप बात सोच के देखिए, जो कल तक मिनिस्टर ये कहते थे ये हमारा राइट है, ये हम इसके मालिक हैं, आज वो जमीन वापस इनसे ले ली जाती है, तो उनके सारे राइट चले गए। और जब सारे राइट्स चले गए तो वो क्या इस रूलर के फेवर में बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। रूलर से तो बहुत ज्यादा जेलस फील करेंगे कि ये रूलर तो गलत है। अब हुआ क्या कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो इसके अपोज में आ गए। ठीक है, जितने भी रूलर्स होंगे वो इसके अपोजिशन में आ जाएंगे। अब रूलर्स का अपोजिशन में आना, रूलर्स के अपोजिशन में आना इनके मिनिस्टर्स का, ये इसके लिए अच्छी बात नहीं है। तो फिर लोगों ने पूछा कि भाई आखिर बताइए क्या करेंगे आप जिससे आप फाइनेंशियली डेवलप करना चाहते हो अपने आप को। आपने कह दिया ठीक है, हमने ये जमीन ले ली, आपने ले ली, दे दी हमने, ठीक है, बताइए अब काम क्या करोगे? बोले हमने कहा हम यहाँ पे बीडिंग सिस्टम लगाएंगे, बीडिंग सिस्टम करेंगे। बोले ये क्या है? बोले बीडिंग सिस्टम एक्चुअल में ये है कि हम एक्चुअल में जो लैंड है वो तो गवर्नमेंट की है, वो तो हमारी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो काम करेंगे लोग, वो काम वो करेंगे जो कि एक साल में जो सबसे ज्यादा पैसे देगा, मनी जितनी ज्यादा देगा। जैसे मान लो सपोज करो ये एक लैंड का टुकड़ा है, यहां पे हमने लोगों को बोला कि यहां पे बिडिंग कीजिए कि इस लैंड पे आप कितना पैसा कमा के दे सकते हो। तो यहां पे हो सकते हैं, एक कह दे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 50 रुपए, दूसरे ने कहा नहीं मैं दूंगा 60 रुपए, तीसरे ने कहा नहीं हम देंगे 70 रुपए, चौथा कह रहा है नहीं जी इन सबको छोड़िए मैं 100 रुपए दूंगा आपको। ठीक है, तो जिसने सबसे ज्यादा पैसे दिए हम उसको ये लैंड दे देंगे। ठीक है, इसको बोला गया इजारा सिस्टम। क्या बोला गया इसे? इजारा सिस्टम। इजारा सिस्टम क्या है? इजारा सिस्टम एक्चुअल में एक बिडिंग का प्रोसेस है। ठीक है, जहां पे बिडिंग की जाएगी कि जो सबसे ज्यादा पैसे देगा लैंड उसकी, आप उस पर अपना मालिकाना हक जताइए 1 साल के लिए। ठीक है, वो जो लैंड है वो एक्चुअल में है तो गवर्नमेंट की, लेकिन आप उस पर 1 साल के लिए अपना जो भी आपको रेवेन्यू कलेक्शन करना है वो कीजिए, हमें पैसे दे दीजिए, बात खत्म। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब एक बात सोचो सॉरी, इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा कौन लेगा? आप खुद सोच के देखिए, जो बंदा इन चीजों को चलाने लग रहा है उसे तो सारा पता है, इसे तो सारा पता है कि बिडिंग क्लोजिंग किस पे होनी है। तो जो ये बिडिंग होगी, जो ये लैंड मिलेगी, किसको मिलेगी? तो वो लैंड मिलेगी जुल्फिकार खान और उसकी फैमिली को। क्यों मिलेगी? क्योंकि इसे तो सारा पता है ना कि भाई लोग कितने पे बिडिंग करेंगे, कितनी मैक्सिमम जाएगी, मैं उस पर अपनी फैमिली को बिठा दूंगा। पॉइंट क्लियर है?
पॉइंट क्लियर है? तो इस पीरियड में सबसे ज्यादा करप्शन हमें देखने को मिलता है, हाई करप्शन इस टाइम में देखने को मिलता है जहांदार शाह के टाइम पे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब ये सारी चीजें होने लग रही है। अब ध्यान दो, तो स्ट्रॉन्ग कौन है? जुल्फिकार खान। स्ट्रॉन्ग कौन है? जुल्फिकार खान। अब स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या दूसरे जो मिनिस्टर्स होंगे, क्या वो इस बात को देख के खुश होंगे कि भाई जुल्फिकार खान तो इतने कमाने लग रहे हैं और हम बैठे बेचारे यहाँ पे कोर्ट में बैठे हैं, तो क्या ये बात एक्सेप्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जुल्फिकार खान पूरी तरीके से प्रोस्पेरस हो रहा है, जो भी कमाई हो रही है वो इसकी हो रही है। तो इसके जो मिनिस्टर्स है, जो इसके कलीग है, एक तरीके से हम ये कहें, वो सारे सारे इसे चिढ़ना शुरू कर देंगे। तो यहां पे दो लोग बैठे हैं, कौन कौन? एक बैठा है पटना में जो गवर्नर बन के बैठा है, और एक बैठा है इलाहाबाद में। एक पटना में बैठा है, एक इलाहाबाद में बैठा है। गवर्नर है दोनों के दोनों, और दोनों भाई है, दोनों के दोनों भाई है। इनको बोला जाता है सैयद ब्रदर्स। क्या बोला जाता है? सैयद ब्रदर्स। ये सारी की सारी चीजें देखने लग रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो इन्होंने सोचा कि हमें जुल्फिकार खान को यहां से हटाना होगा। जुल्फिकार खान जिसकी पावर इतनी बढ़ी हुई है, हमें इसको हटाना है। जो ये सोच रहा है, जुल्फिकार खान क्या सोच रहा है? अपनी भगवान है। अभी तक क्या सोच रहा है? अपनी भगवान है। जो मैंने बोला, जो मैंने बोल दिया वही फाइनल होगा, क्योंकि रूलर उसी चीज को एक्सेप्ट करेगा। तो इसने क्या सोच रखा है? अपन ही भगवान है। तो यहां पे ये दो लोग आए, इन्होंने सोचा कि भाई इनको हटाने है। तो इन्होंने जाके बाहर ढिंडोरा पीट दिया कि जो करप्शन चल रहा है उसके पीछे जुल्फिकार खान है, और उसके पीछे रूलर जो बैठा हुआ है एक्चुअल में जहांदार शाह, ये लायक नहीं है, रूलर बनने के लायक नहीं है। इन्हें हटाइए, इन्हें हटाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं हटेंगे तो हम यहां पे रूल नहीं कर पाएंगे। ऊपर से क्या बोला जहांदार शाह, क्योंकि इनके सामने चैलेंज क्या है? इनके सामने चैलेंज है रूलर किसको बनाया जाए। भाई किसी के कंधे पे तो बंदूक रख के चलानी पड़ेगी ना। आप ऐसा थोड़ी आप डायरेक्टली जाओ और जाके बोल दो कि हाँ ठीक है मैंने बोला है, बस ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं, आपको किसी को तो यूज करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा, एक बंदे को पकड़ा जिसका नाम है फर्रुख सियार। फर्रुख सियार, इसको बोला कि देखो आप जिसके कोर्ट में बैठे हो, जिनके अंडर रूल कर रहे हो, आपके फादर को इसके फादर ने मारा है। मतलब बहादुर शाह के भाइयों को, जो बहादुर शाह है वो रूलर कैसे बना था? वो अपने भाइयों को मार के बना था। तो फर्रुख सियार एक्चुअल में उसके भाइयों का बेटा है। ठीक है, तो कह रहे हैं आपका खून नहीं खोलता क्या? आप बदला नहीं लोगे क्या अपने बाप का? तो इन्होंने कहा कि आप उठिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं और आप रूलर बनिए। आप रूलर बनने लायक हैं, आपको रूल करना पड़ेगा। तो ये यहां से उठाते हैं फर्रुख सियार को और कहते हैं आप अगले रूलर हो, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो यहां से हम देखते हैं थर्ड रूलर, दैट इज फर्रुख सियार। देखिए थर्ड रूलर दैट इज फर्रुख सियार। ठीक है, ये कब आ रहे हैं? 1713 में आ रहे हैं। कब तक रहेंगे? 1719 तक रहेंगे। ठीक है, क्या क्या होगा इनके टाइम में? इसके टाइम में बहुत सारी चीजें होंगी। अब ध्यान दो, किंग मेकर कौन है? सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स। क्या क्या चैलेंजेस जो इसके सामने आएंगे, वो क्या क्या आएंगे? देखो ध्यान से समझना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसके आने के बाद बहुत सारी स्टोरीज बदलना शुरू हो जाएंगे। कैसे? देखो अब समझो। फर्रुख सियार किंग मेकर है, सैयद ब्रदर्स ये कह रहे हैं कि हमें किस तरीके से रूल करना है, किस तरीके से काम करना है। अब उस चीज को जानते हैं। सबसे पहला काम इसके टाइम में जो हुआ वो सिखों को लेके हुआ। क्या? देखो यहां पे बंदा बहादुर रिवोल्ट कर देते हैं। बंदा बहादुर रिवोल्ट करेगा, और जब बंदा बहादुर ने रिवोल्ट किया तो इसको सप्रेस करवाया गया। ठीक है, सप्रेस कर दिया तो ये वाला फ्रंट पूरी तरीके से डाउन चला गया। देखो ध्यान से समझना, पंजाब का जो रीजन है
वो है हमारे पास में कुछ इस तरह से। ये वाला जो रीजन है यहां पे पंजाब है। अब ये वाला रीजन पूरी तरीके से पॉलिटिकली वैक्यूम है, यहां पे कोई है ही नहीं, जहां पे इसके बाद में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी तरीके से ये वीक हो चुका है। अब ये फ्रंट, क्योंकि ये एक्चुअल में जो पंजाब वाला रीजन है, जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, ये एक्चुअल में एक एंट्री गेट है। ठीक है, ये क्या है? एंट्री गेट है। अगर यहां पे कोई रूलर बैठा है, कोई ना कोई रूलर अगर बैठा है, तो ऑब्वियस है जो बाहर से आने वाले लोग हैं, यहां से कोई ये सोचेगा कि मेरे को इधर जाना चाहिए, तो उसको यहां पे अपोजिशन मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगी। लेकिन अगर यहां पे कोई है ही नहीं जो रोक सके, तो क्या इनके लिए कोई प्रॉब्लम होगी एंटर करने में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो ऐसा ही सेम काम हमें यहां पे देखने को मिलता है। जैसे ही यहां पे पंजाब वाला पार्ट वीक होगा, तो ये वाला फ्रंट खुल जाएगा फॉरेनर्स के लिए। और फॉरेनर्स भी कौन? मेनली अफगानों के लिए, मेनली अफगान्स, उनके लिए फ्रंट खुल जाएगा। वो बहुत आसानी से एंटर कर सकते हैं, यहां पे उन्हें कोई रजिस्ट करने वाला नहीं मिलेगा। इसी बेसिस पे हम देखेंगे नादिर शाह अटैक करेगा, बहुत आसानी से एंटर कर जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे अहमद शाह अब्दाली अटैक करेगा। सारी चीजें इसकी वजह से हो रही है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है एकदम? पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, इसके टाइम में अब मराठाज स्ट्रॉन्ग होके आ रहे हैं, मराठाज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और मराठाज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो वो धीरे धीरे अब यहां पे सैयद ब्रदर्स पहुंच गए इनके पास में, क्योंकि मराठा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इनके हाथ में पावर आती जा रही है, ये धीरे धीरे अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर रहे हैं। साथ में इनकी प्रॉब्लम्स क्या थी? इनके साथ में प्रॉब्लम ये थी, ये जहां भी जाते थे ये लूटपाट करके आते थे। लूटपाट करने का मतलब है इनको रिसोर्सेज चाहिए था, बस जहां गए रिसोर्स कलेक्ट किया वापस आ गए, जहां गए रिसोर्स कलेक्ट किया वापस आ गए। ये इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब ये स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो सैयद ब्रदर्स इनके पास पहुंच गए कि देखिए दिल्ली जब भी अनसेफ लगेगी तो हम आपको कॉल कर देंगे। इन्होंने यहां आके ट्रीटी कर ली इनके साथ में। ठीक है, कि जब भी हमें लगेगा कि दिल्ली कमजोर है तो हम आपको बुला लेंगे, आप हमारी हेल्प कर देना। ठीक है, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं जाट हो गए, बुंदेलाज हो गए, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट कर चुके हैं, बैठ के फ्री एकदम। ठीक है, अपने इंजॉय कर रहे हैं, अपने किंगडम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम आती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और वो ये फर्रुख सियार को बीमारी हो जाती है, बहुत ही खतरनाक वाली, बुरी तरीके से बीमार हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं चेचक, बोलते हैं कि भाई इनको चेचक हो गया था। कुछ जगह पे लिखा हुआ है कि इनको कुछ गुप्त रोग हो गया था, लेकिन इनको एक बीमारी हो जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बीमारी, जहाँ पे उलझ जाते हैं और इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात को जब देखती है, तो जब ये इनके पास आए तो इन्होंने पूछा क्या हुआ महाराज, आपकी हम कुछ हेल्प कर सकते हैं? क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी तो सिर्फ और सिर्फ इसी वेट में बैठी थी कि किसी ना किसी तरीके से हम एम्पायर के जो एम्परर है उसके क्लोज जा सके, और उन्हें यहाँ पे एक मौका मिला इसकी बीमारी को लेके। फर्रुख सियार जब बीमार हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, डॉक्टर जॉन सरमन को बुलाया कि ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपका इलाज करेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी तरीके से ठीक करके देंगे हम। अब इनका इलाज हो गया, इलाज हो गया तो एक बात सोचो, जो रूलर है जो इतना परेशान था, उसके लिए तो ये एक भगवान हो गया। और एक राजा को ठीक करना, एक राजा को ठीक करना, ये तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि मैंने एक राजा को ठीक किया है। तो राजा जो मांगेगा, राजा से जो मांगेगा वो हर चीज मिल जाएगी इसको। तो इसने कहा कि देखो आपने हमें ठीक करवाया है, फर्रुख सियार ने कहा कि आपने हमें ठीक किया है, बताइए आपको क्या चाहिए। और ये वाला जो पॉइंट है,
यहां से पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की डायरेक्शंस बदल जाती है। कैसे? सबसे पहली चीज तो यहां पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनके दीवानी राइट्स इनको मिल जाते हैं। बोला देखो हमें बस दीवानी राइट्स दे दो, वहां वाले एरियाज में जो भी है वो हम वहां पे ऐसा राइट हो कि हम वहां पे अपने ट्रेड को कर पाए, वहां पे हम पैसा कमा पाए। तो इनको ये राइट्स मिल गए। दूसरी चीज अगर यदि हम देखें तो यहां पे हमें देखने को मिलता है, इनको बोल दिया कॉइन्स मिंट कर सकते हो। देखो ये सारी चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे जब हम ब्रिटिशर्स की एंट्री, वहां पे यूरोपियंस की एंट्री पे हम देखेंगे, इनके बारे में अच्छे से डिटेल में समझेंगे तब भी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉइन्स मिंट करने का राइट भी दे दिया कि आराम से आप ट्रेड कीजिए, वहां पे कॉइन्स आप मिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सोचो, ये सारे राइट किसको मिल गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहां पे बंगाल में फ्री फोकट में जो कोई काम नहीं कर रही है, वो अपनी कंपनी चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। यहां पे बंगाल में गवर्नर बैठा है, वो कौन है? दिल्ली का है, अंडर रूल ऑफ दिल्ली, मुगल सल्तनत के अंडर काम कर रहे हैं, और वो इसका गवर्नर है। अब गवर्नर है तो गवर्नर को अपना मंथली कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अब दीवानी राइट्स इनको दे दिए, सारा पैसा इनके पास जा रहा है। पैसे लेने की बात आएगी कि बंगाल का जो कलेक्शन है वो लेके आओ, तो वो इनसे मांगेंगे। तो अब यहां पे गवर्नर बैठा हुआ है मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान। इसने जाके यहां पे रिवोल्ट कर दिया। बोले कि महाराज आप एक बात बताइए, गवर्नर हूं मैं, पैसा देने लग रहा है इनको, क्या फायदा हुआ? कमा के तो मैं दे रहा हूं, कमाने वो लग रहे हैं, क्या फायदा हुआ? मेरे पास क्या आया? मैं आपको कैसे दे सकता हूं? मैं तो कुछ ही नहीं दे पाऊंगा। भाई आपको पैसे मुझसे चाहिए, ठीक है, तो मैं दूंगा ना आपको पैसे, तो मेरे को कमाना चाहिए ना, मैं ही कमाऊंगा तभी तो दूंगा। लेकिन कमाने की बारी आती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी, पैसे लेने की बात आती है तो आप मेरे पास आ जाते हो। आखिर कैसे? ये तो नहीं होगा। तो इन्होंने कहा देख टेंशन मत ले, तू अभी गवर्नर है ना, ले तेरे को नवाब बना देता हूं, तुझे बना देते हैं नवाब, और नवाब बना दिया, अब तो टेंशन मत ले, तो चल एंजॉय कर, मौज ले तू भी, ठीक है। तो इस तरीके की कहानी यहां पे देखने को मिलेगी हमें। ये 1719 में भाई साहब चले गए तो यहां पे क्या प्रॉब्लम हुई? अब प्रॉब्लम यहां आई किसके पास में? सैयद ब्रदर्स के पास। हुआ क्या था, चले भी कैसे गए, अब उसको समझिए। अब क्योंकि फर्रुख सियार ने ये देखा कि भाई सैयद ब्रदर्स हैं जो कि मुझे उंगलियों पे नचा रहे हैं, इसको समझ आ रहा था। धीरे धीरे इसको समझ आया फर्रुख सियार को कि देखो जो मिनिस्टर बने बैठे हैं फर्रुख सियार है, ये सोच रहे हैं कि जो मेरे क्लोज है सैयद ब्रदर्स, ये कोई डिसीजन मेरे को लेने ही नहीं देते, ये चाहते हैं कि हर काम इन्हीं के हिसाब से हो, ऐसा तो नहीं होने दूंगा। तो इसने कहा कि मुझे इनको हटाना पड़ेगा, ध्यान से समझना, मुझे इनको हटाना पड़ेगा यहाँ से, जब तक ये रहेंगे ना तब तक ये मेरे को कोई काम ढंग से नहीं करने देंगे। इसके लिए इन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये लोग बैठे हुए हैं इस तरह से कि हमें सैयद ब्रदर्स को हटाना पड़ेगा, तब जाके हम अच्छे से काम कर पाएंगे। इनका एक गुप्तचर बैठा हुआ है और वो गुप्तचर जाके इनको बता देता है कि भाई आपको हटाने की प्लानिंग चल रही है, फर्रुख सियार आपको हटाना चाहते हैं यहाँ से, कुछ करना है तो कर लो। तो ये सब बातें जब सैयद ब्रदर्स को पता चली तो ये पहुंच गए मराठा के पास, ये गए मराठास के पास, टाइम आ गया आपका। बोले क्या? दिल्ली खतरे में, और खतरे में भी कैसे है? दिल्ली के ऊपर तो फर्रुख सियार है, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। अगर यदि ये बैठा रहा तो ये बर्बाद कर देगा सब कुछ। तो मराठास को कुछ ना पड़ी, मराठा जाए अटैक किया, बताते कि फर्रुख सियार अपनी मिस्ट्रेस के रूप में जाके छुप जाता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो आपने एक डायलॉग सुना होगा ना, लैंड करा दे भाई मेरे को, वही सेम सिचुएशन हो रही थी इसके साथ में, भागते भागते। ये मराठा जब इसके पीछे आए तो इसको अपनी इज्जत बचानी भारी हो रही थी। इस तरह से फर्रुख सियार का एंड किया गया, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग मराठाज ने तो अटैक किया, लूटपाट की, पैसे लिए, चले गए। अब फिर दोबारा से बैठा कौन है? मेन स्ट्रॉन्ग कौन है? सैयद ब्रदर्स। और सैयद ब्रदर्स अब सोच रहे हैं कि अब अगला रूलर किसको बनाया जाए।
तो इन्होंने दो नाम लिए, किस किस का, एक रफ़ी उल दरजात, रफ़ी उल दरजात। पहले उन्होंने इसको अपॉइंट कर दिया एज ए रूलर कि आप रूलर बनिए, आप यहाँ पे काम कीजिए, हम आपके पीछे खड़े हैं, आप टेंशन मत लो। ये बेचारा 5-6 महीने में चला गया, 5-6 महीने में ही ख़त्म। उसके बाद दूसरा आया रफ़ी उस दौला, ये भी वही सेम काम, थोड़े टाइम तो रुका लेकिन उसके बाद में ये भी ख़त्म हो गया। अब दोनों भाई सोच रहे हैं, सैयद ब्रदर्स सोच रहे हैं कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि हम रूलर अपॉइंट कर देते हैं, रूलर तो अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन ये रूलर टाइम ही नहीं लगाते। इनके पास में बीमारियां इतनी है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। तो हमें कोई ऐसा रूलर अपॉइंट करना पड़ेगा जो स्ट्रोंग हो, थोड़ा बहुत तो स्ट्रोंग हो, इतना तो स्ट्रोंग हो कि जो कुछ टाइम के लिए टाइम तो बिताए, थोड़ा बहुत तो टाइम स्पेंड करे। इतना भी स्ट्रोंग नहीं होना चाहिए, इतना भी स्ट्रोंग नहीं होना चाहिए कि जो हमारे ऊपर रूल करे। हमें ऐसा बंदा सेलेक्ट करना है जो टाइम खींचे लेकिन हमारे अंडर काम करे। ठीक है, तो यहां से ये नेक्स्ट रूलर को लेके, दैट इज नोन एज मोहम्मद शाह। ये कौन है? ये बहादुर शाह का बेटा है। कौन है ये? बहादुर शाह का बेटा। पॉइंट क्लियर है? तो नेक्स्ट रूलर हमारे पास कौन आते हैं? दैट इज नोन एज मोहम्मद शाह। दैट इज नोन एज मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ये एक्चुअल में रूल करेगा 1719 से 1748 तक। इस पीरियड के बीच में रूल करते हुए हमें नजर आएंगे, देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो नाम है ना, इसके नाम में लिखा है रंगीला। नाम ही इसके रंगीला है, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा रंगीला होगा, कितना बड़ा रंगीला होगा। ये बहुत ही ज्यादा 3W में भरोसा करने वाला, बहुत ज्यादा। इसको कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, अरे क्या लेना देना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, इंजॉय करो, जिंदगी को जीने है हमें। ये इस कॉन्सेप्ट पे चलने लग रहे हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से डूबा हुआ। बताते हैं इसके कोर्ट में एक लेडी हुआ करती थी, दैट इज नोन एज कोकी ज्यू। कोकी ज्यू डांसिंग गर्ल है ये। ठीक है, डांसिंग गर्ल। इसे दिन के इसके ऊपर करीब 25,000 रुपए खर्च करता था ये, दिन के, एक दिन के 25,000 रुपए ये इस पे खर्च कर रहे हैं। ये मतलब नहीं है कि क्या होने लग रहा है एम्पायर में, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या एम्पायर को बड़ा करना है, नहीं। इतना लंबा टाइम पीरियड ये रूल कर रहे हैं लेकिन जस्ट इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? इसीलिए इसको बोला गया रंगीला। रंगीला है, इसका मिजाज खुशनुमा है कि मेरे को क्या लेना देना है, यहां पे हमें रूल करना है, इसको ध्यान रखना है बस। ठीक है, जब ये रूल करने आया तो इसके सामने क्या पॉइंट था? सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ गया था कि जब तक ये सैयद ब्रदर्स यहां पे रहेंगे तब तक मैं अच्छे से रूल नहीं कर पाऊंगा या अच्छे से अपने एम्पायर को नहीं चला सकता। अगर मुझे रूल करना है तो मुझे इसकी कोई ना कोई काट देखनी पड़ेगी। उसके लिए ये पहुंच जाता है दैट इज निज़ाम उल मुल्क के पास। निज़ाम उल मुल्क, इसने इनके अपोजिशन में इसको बोला, निज़ाम उल मुल्क को, कि भाई देखो एक बात है, जिसके फादर है असफ जा। ठीक है, फिरोज जंग, इसका नाम है असफ जा। जो निज़ाम उल मुल्क है इसका नाम है असफ जा, और इनके जो फादर हैं वो है फिरोज जंग। असफ जा तो इन्हीं का खुद का ही नाम है, फिरोज जंग इनके फादर हैं। इनको बोला कि भाई देखो आपका एक काम है, आप मेरे साथ काम कीजिए, आपको मैं किंग मेकर बनाऊंगा, आपको मैं वजीर बनाऊंगा, बस ये नहीं देखने चाहिए, मुझे इनको हटाना है। ठीक है, तो इसने अपना एक अल्टरनेटिव को
सेलेक्ट किया, दैट इज निजामुल मुल्क, और इनको हटवाया, सईद ब्रदर्स को हटवा दिया और हटवा के अपना काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब निजामुल मुल्क ये जब चीज़ें देखते हैं कि भाई इसके कोर्ट में कुछ इस तरीके की हो रही है, तो इसको पहले ही पता चल गया कि भाई कल को ना ये बंदा जैसे इनको हटवाया है ये तुम्हें भी हटवा सकता है। तो इन्होंने निजामुल मुल्क ने कहा कि देखो मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता हूँ, मैं एज ए वजीर ठीक है काम करूँगा, मैं आपके साथ में काम करूँगा और आपको फॉलो भी करूँगा, लेकिन मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, मुझे अपने आप को सेपरेट करना पड़ेगा। और ये उठ के, क्योंकि इसने देख लिया था कि यहाँ पे इसके कोर्ट में नोबेलिटी है वो डिफरेंट है, कोई ईरानी है, कोई तुरानी है, कोई हिंदुस्तानी है, कोई अफगानी है, तो इसको काम ही नहीं करने दिया जाएगा। तो इसने कहा कि मैं यहाँ ना काम करके मैं अपने आप को हैदराबाद लेके जाता हूँ और मैं हैदराबाद में जाके काम करूँगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो ये अपने आप को हैदराबाद में इस्टेब्लिश करता है, वहाँ अपने एम्पायर को बनाएगा, वहाँ पे बैठेगा। उसी तरीके से इसके टाइम पीरियड में अवध अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेगा, जहाँ पे सआदत खान अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा। हम देखेंगे बंगाल अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेगा, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये भी इंडिपेंडेंट हो गए। देखो अब छोटे छोटे किंगडम्स निकल रहे हैं, मराठाज है वो तो चल ही रहे हैं, अवध है वो भी सेपरेट हो गया। वैसे बंगाल में यहाँ पे मुर्शिद कुली खान, क्योंकि वो तो पीछे हमने देखा था ना, मुर्शिद कुली खान जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, वो कहता है कि नहीं भाई अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, खुद बनना है अब, तो वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेगा। तो बंगाल भी टूट गया। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने बात करूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ बंगाल चला गया, अवध भी चला गया, ठीक है, यहाँ पे हैदराबाद भी चला गया, इधर मराठाज बैठे हैं वो भी चले गए, ठीक है, जाट बैठे, बुंदेलाज बैठे, ये सब निकलने शुरू हो गए। तो छोटे छोटे एम्पायर्स निकलना शुरू हो जाते, छोटे छोटे किंगडम्स निकलना शुरू हो गए। ठीक है, पावर टूटने शुरू हो गई है, किंग मेकर्स का रोल बनने लगे हैं। पॉइंट क्लियर है। तो इस टाइम में हम अगर देखें तो हमारे पास में 1739 में जाके नादिर शाह अटैक कर देता है, किस पे? इंडिया पे। नादिर शाह ने यहाँ पे अटैक किया और अटैक करके यहाँ से पूरी तरीके से लूटपाट मचा के गया, पूरी तरीके से। और कोहिनूर का हीरा जो यहाँ पे पीकॉक थ्रोन है, पीकॉक थ्रोन, उसको उठा के ले गया। जो मयूर सिंहासन है उसको अपने साथ उठा ले गया। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिर इस टाइम में बाकी के लोग क्या कर रहे थे, कि क्या उन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेल्प क्यों नहीं की? तो उसके पीछे रीजन है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो खुद कर्नाटिक वॉर के लिए बिजी हो रही है। कर्नाटिक वॉर हम यहाँ पे देखेंगे, कर्नाटिक वॉर के बारे में हम समझेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो उसके लिए तैयार हो रही है, मराठाज है उन्हें कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल। यहाँ पे हम देखेंगे हैदराबाद का निज़ाम आता है कि चलो मैं हेल्प करके आता हूँ, चलो क्योंकि भाई मैंने बनाया है यहाँ पे, मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो गया, लेकिन उसने देखा कि भाई नहीं मेरे बस का नहीं है, तो वो बीच से ही वापस लौट के आ गया। ये जब हम हैदराबाद पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे अच्छे से, ठीक है। उसी तरीके से अवध ने भी कोशिश की थी, सोचा था कि मुझे हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ये वापस से नादिर शाह से ही मिल गया। सॉरी, पॉइंट क्लियर है। तो इस तरह से ये लोग सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ राजपूत है जो ये सोचेंगे कि हमें हेल्प करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो मराठास को देख रहे हैं कि मराठा डेवलप कर रहे हैं, तो इनको उनसे जेलसी है कि मराठास को अगर यदि वो बढ़ रहे हैं तो हमें उनको रोकना है। टूटे तो टूटे ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने आप को बचाना है, ठीक है। तो इस तरीके का हम यहाँ पे देखते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, नादिर शाह का अटैक हो जाता है, तो फिर लास्ट में मोहम्मद शाह ने देखा कि भाई अब अपने बस का नहीं है यहाँ पे काम करना, क्योंकि काम कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे अब अगले रूलर को अपॉइंट करने की बात आई कि भाई कौन बने अगला रूलर। तो 1748 में ये चले गए। तो फिर आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट अहमद शाह। नेक्स्ट रूलर कौन आएंगे? अहमद शाह। अब अहमद शाह खुद इससे बड़ा रंगीला है। अहमद शाह, ठीक है, ये आया। अब ये जब एम्पायर में आता है तो इसके टाइम में एक्चुअल क्या होगा, यहां पे खुद उधम बाई
एक डांसिंग गर्ल है जो अपने हाथ में सारी पावर ले रही है। उधम भाई जो सारी की सारी पावर अपने हाथ में ले लेगी, एम्पायर कैसे चलाना है, क्या करना है, वो सब चीजें बोली मैं बताऊंगी, वो करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है मैं करूंगी। तो क्या ये बात पसंद आएगी नोबेलिटी को? जो नोबेलिटी यहां बैठी है, क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगी कि हम किसी एक लेडी के अंडर काम करेंगे? अब वो बताएगी हमें कि ये क्या करना है। एज ए राजमाता ये कह रही है कि मैं राजमाता हूं, मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। पॉइंट क्लियर है? तो क्या इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो यहां से कुछ तुरानी लोग निकल के आते हैं, वो कहते हैं कि मैं करूंगा आपकी हेल्प, आप टेंशन मत लो। यहां पे निकल के आता है इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क ये कौन है? ये असफ जहां का पोता है, ठीक है। इसी को फिरोज जंग भी बोल देते हैं। फिरोज जंग एक उसके फादर हुआ करते थे, ये फिरोज जंग दूसरा है, ठीक है। ये कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप बेफिक्र रहिए, हम आपकी हेल्प करते हैं, बस आप मुझे मीर बख्शी बना दो। मीर बख्शी, या आप ये कह सकते हो हमें वजीर बना दो, मंत्री का पोस्ट दीजिए मुझे, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपके काम को मैं आगे ले जाऊंगा और आपके एम्पायर को स्टेब्लिश करवाऊंगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अब ये सारी चीजें करेगा तो ये पहुंच गया किसके पास? मराठास के पास। ये पहुंच गया मराठास के पास। इसने मराठास के पास जाके एक पॉइंट रखा कि देखिए आप हमारी हेल्प करो, उनसे ट्रीटी की कि हेल्प कीजिए किसमें? आप हमें फॉरेन इन्वेजन्स, जितने भी फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं उन फॉरेन इन्वेजन से प्रोटेक्शन दीजिए। आप फॉरेन इन्वेजन्स जो भी हो रहे हैं आप उनसे प्रोटेक्शन दीजिए। हमें हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है। आपको पैसे चाहिए, पैसे मिलेंगे, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आपको चौथ मिलेगा, क्योंकि ये जहां भी जाते थे वहां पे अपने आप को चौथ लेके आते थे, ठीक है। चौथ का मतलब है इन्होंने टैक्स, जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसको, कि मराठा जहां भी गए कब्जा किया और कहते कि हमें इतने % टैक्स दीजिए, उस टैक्स को चौथ कहते थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आप फॉरेन इन्वेजन्स जो भी हो रहे हैं आप उनसे हमारी प्रोटेक्शन कीजिए, हम आपको जितना चौथ बनेगा हम आपको चौथ देंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके से अहमद शाह के रूल को ये चलाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पे इमाद उल मुल्क हो गया जो नोबेलिटी बन के आया, जो कि किंग मेकर बन के आ रहा है। अब ये स्ट्रांग हो गया अपने आप को। पॉइंट क्लियर है? इसी से हमारे पास में आगे ये 54, ये कब तक रहेगा? 1748 से 54 तक रहेगा। इसी के बाद हमारे पास में आलमगीर आता है, ठीक है, जो 59 तक रहेगा, 54 से 59 तक रहेगा। इस टाइम में क्या होगा? इस टाइम में दोबारा हमें देखने को मिलते हैं अफगान्स, जो बार बार अटैक करते हैं। अफगान में भी कौन? रोहिल्ला डायनेस्टी। रोहिल्ला डायनेस्टी है जो बार बार इन्वेड करती है इंडिया पे, बार बार अटैक कर रहे हैं। ये कौन है? अफगान ओरिजिन के लोग हैं, ये बार बार अटैक कर रहे हैं। तो बार बार हमारे पास जो ये फिरोज जंग है, ये बार बार शिकायत कर रहे हैं, जाए और कंप्लेन करके आ जाए। किसको कर दें? मराठास को, कि यार तुम्हारे पास में हमने एक ट्रीटी साइन कर रखी है, हमने तो तुम्हें एक काम दिया था, क्या? कि जितने भी फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे हैं आप उनसे प्रोटेक्शन दीजिए, आप उनसे प्रोटेक्शन दीजिए। आप देखो अफगान हमारे ऊपर बार बार अटैक कर रहे हैं, आप कुछ ही नहीं कर पा रहे हो, हमने फिर ये ट्रीटी क्यों की थी आपसे? तो इस टाइम पे हमारे पास देखने को मिलता है मराठास पूरी तरीके से ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमारे में ये पावर है ही नहीं कि हम इनके इन्वेजन्स को रोक पाए। इधर हमारे पास में क्या होता है? नजीद उल, यहां पे तैमूर फैमिली से जो नजीब यहां पे आके बैठ जाते हैं, उसको एज ए गवर्नर, दिल्ली का गवर्नर बना के बिठा दिया, ठीक है। तो जब बिठा दिया तो मराठास लगातार इस चीज को सोच रहे कि हमने एक वायदा किया है कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। कहां से? इन लोगों से, जो भी फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे, जो अफगानीज हैं, इनसे हम प्रोटेक्शन देंगे, आपको बचा के रखेंगे, इनके इन्वेजन्स को हम रोक के रखेंगे। अब यहां पे तो नजीब आके बैठ गए एज ए गवर्नर।
दिल्ली वाला भाई साहब क्या कर रहा है, आलमगीर, ये भागने की कोशिश कर रहा है कि कोई मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मराठाज इस चीज को लेके परेशान है। तो मराठाज ने कहा हमें यहां से इनको हटाना पड़ेगा, और एज ए गवर्नर जो बैठा है इसे हटाओ, और इनकी जगह पे हम अपना बंदा बिठाएंगे। ठीक है, तो यहां पे मराठाज ने इसको हटाया और हटा के अपना बंदा बिठा दिया। ठीक है, जब ये यहां पे अपने बंदे को बिठाएंगे लाके, तो क्या ये बात पसंद आएगी अफगान्स को? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो बंदा बैठा हुआ है उसको उठा के दूसरा मराठा कह रहे हैं हम अपनी पावर शो करेंगे, क्योंकि मराठाज अपनी पावर को स्ट्रोंग शो करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने यहां पे अपने बंदे को बिठाया, बिठाते ही अफगान्स अटैक करेंगे। तो यही कारण बनेगा मराठाज और अफगान्स, मराठा और अफगान्स के बीच पानीपत की बैटल, बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत थर्ड। कारण बनेगा ये कि भाई हमारा बंदा बैठा हुआ था, अफगान कह रहे हैं कि हमारा बंदा बैठा हुआ है, आप उसको उठा रहे हो, और दौलत बेग जिसको आप बिठाने लग रहे हो, मराठाज के जो बंदा है, मराठाज ने जिसको बिठाया वो दौलत बेग है, कि आप उसको बिठाने की कोशिश कर रहे हो, ये हम ना सहन कर पाएंगे, हम हटा देंगे इसको। तो ये कारण बनेगा हमारे पास में पानीपत की बैटल का। ठीक है, जिससे अफगान मराठाज पे अटैक करेंगे। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये सब चीजें हम देखते हैं। उसके बाद यहां पे एक रूलर आते हैं, दैट इज नोन एज शाह आलम। शाह आलम को लेके आए कि भाई आप बैठिए और इस जगह को चलाइए या एम्पायर को चलाइए। ठीक है, नेक्स्ट रूलर आते हैं, दैट इज शाह आलम टू। शाह आलम टू ये आ गया एज ए एम्परर। ठीक है, ये खुद रंगीला है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये भागने लग रहे हैं। किससे? देखो इसके टाइम पीरियड में होता क्या है, इसके टाइम पीरियड में 1757 के आसपास हमारे पास में बैटल ऑफ प्लासी हो चुके हैं, बैटल ऑफ प्लासी हो चुके हैं, कर्नाटिक वॉर खत्म हो चुके हैं। 61 में हम देखते हैं पानीपत की थर्ड बैटल हो चुकी है, पानीपत की थर्ड बैटल। ये हमारे पास में भागने लग रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भागते भागते अवध जा पहुंचा। क्योंकि देखो पानीपत की बैटल हुई है, तो डेफिनेट है कि इसको रोकना चाहिए था कि भाई इस तरीके से कोई लड़ाई ना हो। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, रोकने की बजाय खुद भागने लग रहा है। 59 में ये आया और ये 72 तक भागता रहता है, भागता रहता है। ठीक है, और ये भागते भागते ये अवध पहुंच जाता है। अब अवध में ऑलरेडी कौन बैठा है, वहां पे बैठा है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक है, उधर हम देखते हैं तीसरी चीज बैटल ऑफ प्लासी होती है। और बैटल ऑफ प्लासी होती है वो कहां होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी करती है बंगाल वाले रीजन में। तो वहां पे अभी जो रूलर बना रखा है इस टाइम पीरियड में, वो बना रहे मीर कासिम, मीर कासिम। ये तीनों लोग बैठे हैं, सिराजुद्दौला शाह आलम टू का फ्रेंड है, मीर कासिम इसका फ्रेंड है। तो तीनों ने मिलके एक पार्टी बनाई, ट्राई पार्टी बनाई, और इन्होंने कहा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से निकालेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी हमें दिखनी नहीं चाहिए, हम मार देंगे इनको, हटा देंगे। बड़े बड़े वादे करते हैं। देखो एक बंदा जो पहले से परेशान है और वो दूसरे को अगर उकसा के और उंगली करवा रहे हैं, तो मतलब वो परेशान कर देगा आपको। शाह आलम जो खुद का ठिकाना नहीं है, जिसको ये सोचना चाहिए कि मुझे एम्पायर को इस्टेब्लिश करना चाहिए, वो खुद भगोड़ा है, और वो जाके इनको उकसा रहा है कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को मारना चाहिए। इनकी तो आंखें फूटी हुई, साथ में इसकी भी फोड़ दी कि भाई मारेंगे हम, टेंशन मतलब मारेंगे हम। तो यहां से जब तीनों के तीनों मिलके अटैक करते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होती है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। और ये जो बैटल है, बैटल ऑफ बक्सर, ये इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है जहां से पूरी तरीके से मुगल एम्पायर खत्म होने की कगार पे आ जाता है। वो कैसे
क्या होता है वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर में अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, क्या हुआ था कैसे हुआ था वो सब चीज़ें पढ़ेंगे हम। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझ रहे हैं, बैटल ऑफ बक्सर होती है, इसके बाद यहाँ पे एक ट्रीटी होती है, और वो ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये ट्रीटी ऐसी है जिसने मुगल एम्पायर्स में जो रूलर्स है, इसको बोला आप क्यों आए, इसको ये बोला बंगाल में आप करने क्या आए। पहली बात तो ये, आप बीच में क्यों पड़े, बोला मैं तो गलती हो गई थी, मेरी जुबान टूट गई थी जिस वजह से मैं आया यहाँ पे, जुबान टूटी थी ना, अब और तोड़ देते इसको। मुगल्स को बोला आप पेंशन लीजिए और सिर्फ काम कीजिए, बस आपको पेंशन मिलेगी, आप कहने को रूलर हो। लोग देखो, अब यहां से समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रूलर को दे रही है, पैसे खुद रख रही है, लोगों को परेशानी होगी राजा के पास जाओ, पैसे हमारे पास लाओ। ये सिर्फ और सिर्फ खाली दिखाने का राजा है। अब जो रूलर्स आएंगे वो खाली दिखाने के राजा होंगे, नॉमिनल राजा होंगे। मेन पावर किसके पास है, कंपनी के पास में। ठीक है, तो यहां से इनको बोला आप पेंशन पे जाइए, आपको पेंशन मिलेगी और वो पेंशन लीजिए, गुजारा कीजिए। दूसरा, यहां पे अवध के रूलर को बोला पकड़ के लाए, बोले इधर आओ, आप क्यों आए बीच में, बोले गलती होगी, गलती नहीं आपको सजा मिलेगी। इनके ऊपर फाइन लगाया, इनको भी वहां से बाहर निकाला। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना होल्ड बना के लाई। ठीक है, यहां पे इनको पेंशन पे लेके आए, ये भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर भाग गया, अवध भाग रहे हैं 12 सालों तक, करीब 12 साल तक ये भागता रहा। 72 में आके मराठाज, देखो मराठाज जो डिक्लाइन में चले गए, फिर अपने आप को उठा रहे हैं, फिर डिक्लाइन में चले गए, फिर वो उठा रहे हैं। पानीपत की थर्ड बैटल में उनके सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए थे, सारे रिसोर्सेज, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हमें उठना है। इन्होंने शाह आलम को देखा कि ये भगोड़ा बन रहा है, जिसको सेंटर में बैठना चाहिए, सेंट्रल अथॉरिटी बनना चाहिए, वो बंदा अवध में जाके घूम रहा है। क्यों? इन्होंने इसको जाके बोला कि भाई तू टाइगर है, भाई तू टाइगर है, तू टाइगर है भाई, तेरे को लड़ना है और तू भागने लग रहा है। तो इसको दोबारा से पकड़ के लाए कि भाई तेरे को सेंटर में आना चाहिए, तेरे को बैठना चाहिए यहाँ पे। तो फिर इन्होंने वापस से इसको दिल्ली में लाके बिठाने की कोशिश की कि तू रूलर बन। फिर अफगान बैठे, अफगान देख रहे हैं कि भाई ये फिर आ गया रूलर, इसको लपेटो। अब पूछोगे कि अफगान आखिर इनसे क्यों छूटे थे? देखो जितनी भी बैटल हुई, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल, वो लगभग मुगल एम्परर और अफगानों के बीच हुई है। मुगल एम्परर और अफगानों के बीच हुई है। मराठाज भी जो लड़े हैं वो दिल्ली में मुगल्स बैठे हैं, उनके बेसिस पे लड़े हैं। ठीक है, तो इस वजह से अफगान बैठे, अफगानों ने फिर सोचा कि ये तो दोबारा आ गया घूम फिर के, चलो इसको फिर मारो। तो ऐसा है, ये 1806 तक ये रूल करेगा, रूल करेगा, कहने को करेगा, नाम चाहे का करेगा, बाकी खाली बैठा है कि हाँ ये रूलर है, रोल इसका कुछ नहीं है। ठीक है, और ये भी क्यों? क्योंकि इस टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाज को पूरी तरीके से हरा दिया, मराठाज को खत्म कर दिया 1803 में। और जब मराठाज खत्म हुए तो फिर ये भी खत्म हो गया। ठीक है, 1806 में इसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि भाई पेंशन ही तो मिल रही थी, क्या फायदा था, मर गया। तो अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट, इसका जो बेटा है वो एज ए रूलर आता है, इसका रूलर आता है, दैट इज अकबर II। इसका बेटा आया, दैट इज अकबर II, जो आएगा 1806 में 37 तक, इस पीरियड तक आएगा। ठीक है, अब बात सोचो, इनको पेंशन मिली हुई है, पेंशन मिल रही है, बिल्कुल पेंशन पे जी रहे हैं। ठीक है, इसके बेचारे की क्या कर दी, पेंशन को कम कर दिया। अभी भी इनको अकल नहीं आ रही है कि भाई जो लोग आपको दबा रहे हैं, जो आपको धमका रहे हैं, आप अपने आप को दोबारा से कंसोलिडेट कर लो, दोबारा से मिलो, लोगों को पकड़ो और अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करो। लेकिन ये भाग रहे हैं, ये बच रहे हैं कि हमें नहीं लड़ना। ये अभी भी ये सोच रहे हैं कि कोई हमें इस्टेब्लिश करवा दो। ठीक है, इसकी पेंशन को और घटा दिया,
घटा दिया तो अब इसको मिर्च लगी, इसको मिर्ची लग रही है कि मेरी पेंशन को कम कैसे कर दिया। तो इसने राजा राम मोहन रॉय को बोला, राम मोहन रॉय, कि भाई ये काम कर दे, मेरे लिए जाओ, मैं तेरे को राजा का टाइटल देता हूं। देखो, जिसका खुद का राजा का टाइटल छीना हुआ है, जिसका खुद का राजा का टाइटल नहीं है, वो बंदा दूसरे को टाइटल दे रहा है कि मैं तुझे राजा का टाइटल देता हूं और मेरे ब्याह पे जाइए और आप जाके मेरी पैरवी कीजिए ब्रिटेन में कि राजा की जो पेंशन है उसको कम ना की जाए, उसको बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से हमारे पास देखने को मिलते हैं। ये वहां जाते हैं, राजा राम मोहन रॉय की वहीं पे डेथ हो जाती है, वो हम वहां पे डिस्कशन करेंगे जब मोहन रॉय पढ़ेंगे तो उस टाइम में। पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 1813 में यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दिया कि भाई ये जो राजा है ना, बात सुनो पहले तो, अभी तक हम समझते थे कि राजा होता है वो बड़ा है और हम यहां पे आते थे, पहले हम आते थे, सजदा करते थे, झुकते थे आपके सामने, आपके बराबरी में नहीं खड़े होते, तो राजा ऊपर बैठते हैं, हम बगल में आके बैठते थे। अब से ऐसा नहीं है, जैसा राजा वैसे हम, बराबर है, इक्वल है हम लोग, हम इक्वल है। आगे से ये नहीं होगा कि हम राजा हैं तो हमारे सामने ये सब प्रजा है, नहीं, हम और आप बराबर है। 1830 में सब इक्वल कर दिया, ठीक है। यहां पे पूरी तरीके से 1816 में इन्होंने पूरी तरीके से, हम देखें, नेपाल को अपने कब्जे में ले लिया। इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं नेपाल कंट्रोल में ले लिया, इस टाइम में हम देखते हैं बर्मा को कंट्रोल में ले लिया, अफगानिस्तान को कंट्रोल में लेके आ जाएंगे। इधर हमारे पास में देखें तो सिंध को कंट्रोल में ले लेंगे, सिंध का एनेक्सेशन कर देंगे, पंजाब पे अपना होल्ड बनाने की शुरुआत कर देंगे। इस तरीके से ये सारे रीजन्स पे ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेट करना शुरू कर रही है, पूरी तरीके से एक एक पार्ट को अपने कंट्रोल में लेके आ रही है। किसी जगह पे ये पॉलिसी लगा रही है, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस कर रही है, तो ये पूरा कंट्रोल अपना बनाई जा रही है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी देखो कैसे उभर के आ रही है और ये डाउनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से चल रहा है, ऊपर उठ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी और ये नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं। क्लियर है एकदम, पॉइंट क्लियर है। 1835 में इन्होंने एक पॉइंट और बोल दिया कि आगे से जो भी कॉइन्स मिंट होंगे, जो भी कॉइन्स आएंगे, उनके ऊपर आपका कोई नाम नहीं होगा, मुगल एम्पायर का कोई रोल नहीं है उसमें, मुगल एम्पायर्स का रोल नहीं चलेगा उस पर, हम सोवरीन है, हम अपने हिसाब से कॉइन मिंट करेंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे। ये कंपनी बोल रही है, पॉइंट क्लियर है। जो लोग भिखमंगी है, जो यहाँ पे आए थे, वो आज राजा बन रहे हैं, और जो यहाँ पे इतना बड़ा रूल चला रहे थे वो झोली फैला के खड़े हैं कि हमें कुछ दे दो, कुछ दे दो। ये हाल चल रहा है इनका। पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ आ रहा है। सारा रोल किसका है, बर्बादी इन्होंने खुद की है। इसके बाद हमारे पास देखते हैं लास्ट रूलर, दैट इज बहादुर शाह। लास्ट रूलर है, दैट इज बहादुर शाह। बहादुर शाह, ये कौन है, बहादुर शाह 2। ये भाई नाम चारे के हैं, रूलर बन रहे हैं, 1837 में आए, 57 तक ही रहेंगे। रूलर तो क्या है, बस ये खत्म हो चुके हैं। इनको बोला, पहला पॉइंट ब्रिटिशर्स ने बोला, आप आगे से लास्ट रूलर होगे मुगल एम्पायर के, पहला पॉइंट। आज के बाद कोई और दूसरा रूलर नहीं होगा। ये नहीं है कि मेरा बेटा अब रूलर, वो भी रूलर, नहीं, रूलर आप हो, लास्ट हो, आपके बाद में कोई और रूलर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप जो लाल किला में रह रहे हो, ये लाल किला आप खाली कर दो। आपको जितने टाइम रहना था उतना रह चुके हो, मुगल एम्पायर है, हमारा पैलेस है, नहीं, सब खत्म। लाल किला खाली कीजिए, आपको अब कहीं भी रहना है जाइए, यहां नहीं रह सकते आप लास्ट हो, इसके बाद कोई नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये सब, इसकी तो बेइज्जती हो रही बेचारे की। 1857 आया तो यहां पे इनको फिर दोबारा से एम्परर बनाने के लिए उकसाया गया कि चने के जो पेड़ है उस पर चढ़ाया कि देख तू टाइगर है भाई, तेरे को राजा बनाते हम,
होना भी चाहिए कि एक छतरी के नीचे, क्योंकि जब ये रिवोल्ट करना चाह रहे हैं तो एक छतरी चाहिए जिसके अंडर कोई ना कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी हो, जिसके अंडर लोग अपने आप को बाउंड कर सके कि हाँ ठीक है, हम किसी के नीचे काम कर रहे हैं, किसी के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बहादुर शाह को बोला कि आप हमें लीड कीजिए, क्योंकि आप पूरी अथॉरिटी हुआ करते थे, आज आपकी ज़रूरत है, आप रूलर बनिए, आप लीडर बनिए, हम एक रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आप हमारी हेल्प कीजिए। तो इनको रूलर बनाया गया लीडिंग रोल में। तो इस वजह से यहाँ हम देखते हैं 1857 की जब रिवोल्ट होती है, उसमें इसके सामने, इसकी आंखों के सामने इसके जो बेटे हैं उनको मारा गया, और इसको बोला गया कि यहाँ दिख मत जाना, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया इनको, और कहा कि आप दोबारा से दिख मत जाना हमें, आप चले जाइए रंगून, और इनको एग्जाइल पे भेज दिया कि आप चले जाओ यहाँ से, निकल जाइए, यहाँ पे दिखना मत। तो ये चले जाते हैं रंगून, ठीक है, बर्मा में। जब ये वहाँ जाते हैं तो इनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है, किसी को पता ही नहीं कि ये कहाँ गए, कैसे गए, क्यों हुआ, कोई नहीं जानता। 1962 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे इनको दफना दिया गया। बाद में किसी को नहीं पता कि ये कहाँ मरे, कहाँ है इनकी कब्रें, कुछ नहीं पता है। लेकिन 1948 में जब बर्मा आज़ाद हुआ तो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए जेसीबी चलाई गई, तो कुछ खुदाई हुई, तो उसमें पाया गया कि वहाँ पे एक कब्र है, ठीक है, उसके अंदर हमें देखने को मिलती है एक बॉडी है ये, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट बन गया था, लिखने लग गया था स्टोरीज की भाई किस किस तरीके से क्या हो रहा है, ये अपनी कहानी लिख रहा है या कुछ कविताएं लिख रहा है, ठीक है। तो उसमें एक यहाँ पे स्टोरी मिलती है जिसमें लिखा हुआ है कि ये बहादुर शाह की कब्र है। बहादुर शाह नाम का कोई बंदा हुआ करता था जो मुगल एम्पायर में था, ठीक है। तब पता चला कि ये बंदा यहाँ पे दफनाया हुआ है, यहाँ पे उसकी डेड बॉडी। पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन में जाता है, जो इतना बड़ा एम्पायर हुआ करता था आज के टाइम में, वो कैसे 1857 में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। जो पहले बहुत बड़ा पार्ट होता था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा और पूरी तरीके से वो कंट्रोल में चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। तो ये है हमारे पास में लेटर मुगल्स। हमें यहाँ से हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, समझनी चाहिए कि हमें अपने आप को किसी भी, जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें एम्पायर खड़ा करके दिया है, जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है, हमें उसको इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए जैसे यहाँ किया है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास तो इतना है, ठीक है, उसको बड़ा करना है। तो हमें कुछ अच्छे पॉइंट से, अच्छे थॉट से इसको यूज़ करना चाहिए और उसके इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है हमारे पास में लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया और वीडियो अच्छी लगी और सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।